दिस इज़ नरेंद्र खवादे और ये जो साइंस की सीरीज चल रही थी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, ये है पार्ट आपके सामने पार्ट बी। पार्ट ए में हमने पढ़े थे कुछ 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन साइंस के थे, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2018 के जो सेट शिफ्टों में जो पेपर आए थे उनमें जो आए थे क्वेश्चन थे। अब जो अगला है वो 25 क्वेश्चन के बाद जो और क्वेश्चन है जितने बनते जाएंगे, हम 25 क्वेश्चन के पार्ट्स यहाँ पे उनका एनालिसिस करेंगे, उनको सॉल्व करके देखेंगे। तो जो पार्ट बी है उसका पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? सिंपल था, इसको आप अगर ना भी देखे तो सीधे इतना सा याद रखते कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। सोडियम जो होता है ना, ये सोडियम परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है, और जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, इसके दुगने से दुगना होता है या तो दुगने से थोड़ा सा अधिक होता है। मतलब 11 दूनी 22, तो ये इसका 23 होता है। आपको मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि दोगुनों से या तो दोगुना होगा या उससे अधिक होगा, है ना, थोड़ा सा अधिक होगा बस। वैसे परमाणु इसका जो द्रव्यमान है याद कर लो, 23 होता है, 23 होता है। अब द्रव्यमान जो होता है असल में जो सोडियम ये होता है, और इसके एक मोल का, जैसे सोडियम का जो ये लिखा है तो ये 1 मोल सोडियम बोला जाता है इसको, 1 मोल सोडियम, और उसका जो द्रव्यमान होता है कितना होता है? 23 ग्राम। तो 3 मोल हो जाएंगे, कितने का हो जाएगा? 3 मोल सोडियम रहेंगे तो 3 का गुना हो जाएगा, है ना, 3 गुणित 23 मतलब 69 ग्राम। अगला क्वेश्चन था कुछ ऐसा कि किसी पिंड की चाल 50 ग्राम मीटर प्रति सेकंड है और जो वेग है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? जब भी थोड़ा कंफ्यूज लगे, क्वेश्चन में समझ ना आए, तो आप उसकी यूनिट्स देखिए। जैसे यहाँ जो यूनिट है ये एक वेग है, क्लियर हो गया। किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको ध्यान से देखो। ये जो है ये एक आपको दिखेगा, ये जो 50 जो वैल्यू दे के रखी है किसी पिंड की चाल, ये चाल नहीं है, ये है, ये जो है ये संवेग होता है। असल में संवेग क्या होता है ये देखो, संवेग ध्यान से देखो, संवेग बराबर से होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान मतलब केजीज की यूनिट और वेग की यूनिट होती है मीटर सेकेंड की पावर -1। तो ये संवेग दे के रखा है, तो संवेग दे के रखा है 50, और द्रव्यमान आपको निकालना है, और तो वेग दे के रखा है 5। तो आपके सामने जो द्रव्यमान निकल के आएगा वो 50/5 आ जाएगा। तो 50 क्या दे के रखा है? केजी एम सेकेंड की पावर -1, और जो 5 है वो क्या है? एम सेकेंड की पावर -1। तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 केजी। देखिए 10 न्यूटन भी है, 10 केजी भी है, तो 10 केजी क्यों आया समझ में आ गया आपको? तो ये यूनिट कट जाती है, केजी बच गया, 10 केजी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा था कि निम्न में से कौन सा गति समय संबंध का समीकरण है? देखिए जो पहले लिखा है u इक्वल, ये गलत है समीकरण, ये सही है ना, बल्कि समीकरण ही गलत है। v इक्वल यू प्लस एटी ये गति का पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण कौन सा वाला है? दूसरा समीकरण ए है, s इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण है। तीसरा समीकरण ये वाला है, 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तीसरा समीकरण। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो समीकरण दूसरा है ना, ये है स्थिति और टी दोनों जगह दिख रहा है। मतलब ये है स्थिति के बारे में और समय के बारे में। स्थिति या विस्थापन बोल सकते हैं, स्थिति या विस्थापन, विस्थापन या स्थिति बोल दो तो जो भी चलेगा, और समय के बीच में संबंध दिखाता है। कौन सा वाला? सेकेंड वाला। पहला और थर्ड वाला देखो, ध्यान से थर्ड देखो। थर्ड वाला जो है ये है, ये यहाँ पे भी ये विस्थापन हुआ और ये वेग हुआ। मतलब विस्थापन या स्थिति और वेग के मध्य जो संबंध दिखाता है वह समीकरण तीसरा। समीकरण जो पहला है किसके बीच में संबंध दिखाता है? ये वेग और देखो, स्थिति समय हो गया, स्थिति वेग भी हो गया, तो वेग और समय बचा है। तो ये वेग और समय के बीच में जो संबंध दिखाता है वो है समीकरण 1। ये क्वेश्चन लगभग चौथी मर्तबा है जो इस बार पूछा गया है, तो इसको नोटिस कर लो। आप सेकेंड थर्ड याद रखो, समीकरण में जो लिखा है उसके थ्रू याद रखो कि स्थिति और टी दोनों जगह समय, ये स्थिति और वेग। तो स्थिति समय स्थिति वेग हो गया, और आखिरी में बचा क्या है? समय और वेग। ये हो जाएगा पहला समीकरण।
अगला क्वेश्चन जो था वो कुछ ऐसा था कि लेंस की पावर जो है 2.5 डायप्टर है, तो लेंस की फोकस लंबाई कितनी होगी। जो फोकस लंबाई होती है लेंस की 1/d डायप्टर होती है, तो 1/d कितना है 2.5 है। इसको जब मैं रिसॉल्व करता हूँ तो मेरे सामने क्या आता है 10/25। इसको फिर सॉल्व करता हूँ तो 0.4 आ जाएगा मीटर, ये आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसा है हमारे सामने कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सम्मुख होती है तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब जो बनता है अवर्धित, आभासी और सीधा होता है, कहाँ बनेगा। तो ये उत्तल लेंस, सबसे पहले आप उत्तल लेंस बना लीजिए। ये ढंग का नहीं बना है, थोड़ा सा उत्तल लेंस बना लो ऐसा। तो ये बना दी मैंने, ध्रुव बना दिया, ये फोकस, ये वक्रता ले लीजिए, इधर भी फोकस और ये वक्रता केंद्र। वस्तुओं को कहाँ रखना है, उत्तल लेंस पर। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के खाली स्थान पर हो तो प्रतिबिंब आवर्धित, आभासी और सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब हमको कैसा बनाना है, सीधा बनाना है। तो सीधा कब बनेगा, वो सीधा प्रतिबिंब तब बनेगा जब वो यहाँ कहीं बने। उसके लिए हम वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, हमको यहाँ रखेंगे। वो ये ध्रुव होता है, रेत के मध्य अगर वस्तु को रखते हैं, मान लो यहाँ रखते हैं, तो ये यहाँ आता है और यहाँ से कट जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है। और और ये एक प्रकाश किरण ऐसी जाएगी, तो ये आगे जाके जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। सीधा बन गया जैसा कि वैसा, आवर्धित बन गया, सीधा भी बन गया, आवर्धित भी बन गया और आभासी बन गया। तो ये कंडीशन है, ओ और एफ के मध्य जब वस्तु रखेंगे तभी ऐसा बनता है। अदरवाइज अगर हम थोड़ा वस्तु को पीछे रखते तो क्या होगा, देखो आप थोड़ा चेंज करके देखते हैं। अगर हमने वस्तु को मान के चलो यहाँ रख दिया तो क्या बनेगा, ये जाएगा ऐसा और फोकस से जाएगा, और दूसरी लाइन यहाँ से जाएगी और यहाँ काटेगी, यहाँ नहीं थोड़ा आगे काटेगी वो, ये जाएगी ऐसी और ये जाएगी ऐसी, तो यहाँ काट देगी। तो प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब उल्टा बना। ठीक है, ये ए बी था, ये बना बी ए, उल्टा प्रतिबिंब बना। कैसा बना, वस्तु के साइज का ही बना, वस्तु के आकार का, और वास्तविक बना है। ठीक है, वास्तविक, डॉट डॉट लाइन से नहीं बना, वास्तविक बना है। तो ये ऐसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 300 ग्राम द्रव्यमान और 150 क्यूबिक मीटर आयतन वाली वस्तु का घनत्व कितना होगा। तो जो घनत्व जो होता है ना, घनत्व, इसका फार्मूला होता है m/v, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना देके रखा है 300 kg, और वॉल्यूम कितना देके रखा है 150 m3। तो ये 2 हो जाएगा, 2 kg। m के ऊपर जाएगा तो m की पावर -3, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है, बल्ब द्वारा एक सप्ताह में कितनी यूनिट खर्च करेगा। तो 100 वाट का बल्ब है पहले तो, ठीक है, 8 घंटे इस्तेमाल हो रहा है, 8 घंटे, और 7 दिन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, 7 दिन, हर दिन 8 घंटे इस्तेमाल होता है, 7 दिन इस्तेमाल होता है और हर दिन 8 घंटे इस्तेमाल होता है। तो इसको हमको चेंज करना है यूनिट में। सबसे पहले हमको एक यूनिट जो होती है ना, वो होती है कितनी, 1 किलोवाट। किलोवाट घंटा को बोलते हैं यूनिट, तो ये वाट है। सबसे पहले इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो क्या कैसा हो जाएगा, ये 8 घंटे है, इसको चेंज करेंगे, 8 घंटे को 8 घंटे ही रहने देंगे, 7 या 56 हो जाएगा, 00 वाट घंटा। और इसको किलोवाट घंटा बनाने के लिए हमको 1000 से भाग दे देंगे, तो 5600 बटे 1000 से भाग देंगे तो ये किलोवाट घंटा हो जाएगा। किलोवाट घंटा को ही यूनिट बोलते हैं। जब इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5.6, तो 5.6 यूनिट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा था कि गति समीकरण संबंध में निम्न से कौन सा समीकरण गलत है। u v = u + at, समीकरण पहला सही है। s = ut + ½ at², ये भी सही है। गति का ये जो है ये दूसरा समीकरण, हाँ दूसरा नहीं है, हाँ दूसरा समीकरण है। 2s = v² - u², ये तीसरा समीकरण है, ये भी सही है। गलत ये है, यहाँ ये प्रारंभिक v - u² है ना, v - u है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला जो है गति समय के बाद मध्य रिलेशन बताता है, टाइम के मध्य, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है ये दिख रहा है हमको यहाँ पे, सॉरी ये दूसरा जो कि हमको उसकी विस्थापन और टाइम के मध्य संबंध दिखा रहा है। और जो तीसरा है
वो हमको दिखाता है विस्थापन और वेलोसिटी के मध्य। ठीक है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीज के ऑक्साइड की अम्लता का सही क्रम है। देखिए, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन रहेंगे, ऑक्सीजन जितना अधिक रहता है उतनी अम्लता आती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मैग्नीज है इसमें ये पहला आंसर है इसका। ठीक है, इसमें यहाँ ऑक्सीजन 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अम्लता का जो क्रम सही है वो यही है पहला। जिसमें ऑक्साइड ज़्यादा है उसकी अम्लता अधिक। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन था कुछ ऐसा कि विद्युत बल के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है, तो धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेशों की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए, होता क्या है, धारा क्या होती है, धारा जो होती है ना कि किसी निश्चित समय में बहने वाले आवेशों की संख्या को ही धारा कहते हैं। समझ रहे हो, कुछ आवेश है जो जैसे 1 मिनट में इतने आवेश बह रहे तो उसी को धारा बोलते हैं। तो हमको पता है 9 मिनट में हमको यहाँ आवेश निकालना है, तो धारा का मान देकर रखा है 0.75। समय इधर आ जाएगा, समय 9 मिनट है तो 9 गुणित सेकंड में कितना आ जाएगा, 7। तो ये आ जाएगा हमारे सामने आवेश की मात्रा। तो ये हम जब गुना करेंगे तो 9 छका 0 से 1 पॉइंट मिल जाएगा, और 9 छका 54 गुणित कितना आ जाएगा 7.5। इसको सॉल्व जब करेंगे तो 4/20 यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 54 गुणित 75 करते हैं, 5 चौक 20, 5 25 26 27, 7 चौक 28 और 7 5 35 36 37। तो 0 15 के 5 हाथ का 1 0, ये पॉइंट यहाँ जाएगा 405। इसका आंसर हो जाएगा 405 कूलाम। और आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है, कूलाम होता है। क्लियर होगा, एक फार्मूला याद रखिए, धारा इक्वल आवेश बटे समय, आंसर। अगला क्वेश्चन था हमारे सामने, जो अगला क्वेश्चन था वो ऐसा था कि 15 ग्राम है ना, ये थोड़ा सा अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 15 जो दिखाई दे रहा है ना, 15 kg है ना, 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड जो है 5 मीटर सेकेंड की पावर -2 की गति से गतिमान है, तो उसका कारण बल इक्वल गति का दूसरे समीकरण से एम होता है। मास देके रखा है 15 kg और त्वरण देके रखा हमको कितना 5, 15 5 75 न्यूटन। बल बोले तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, आंसर हो जाएगा 75 न्यूटन। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कुछ ऐसा कि एक एटमॉस्फेरिक जो होता है ना वो कितना होता है। एक एटमॉस्फेयर जो होता है, एक एटमॉस्फेयर या इसको एक बार भी बोलते हैं, ये जो होता है ये होता है 1 गुणित 0.1 गुणित 10 की घात 1.01 इन 10⁵ पास्कल ये होता है। मतलब जो एक एटमॉस्फेयर जो बनता है इतना बनता है, और एक जो पास्कल होता है ना उसी वो 1 गुणित 10 की घात -5 बार होता है। मतलब एक बार देखा जाए तो 10 की घात 5 पास्कल को एक बार बोला जाता है। ठीक है, एक बार या एक एटमॉस्फेयर प्रेशर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फॉल क्या सही क्या गलत है। तो पहला क्वेश्चन था कि द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्सिबल रिएक्शन। इनवर्सिबल मतलब अनुत्क्रमणीय। जैसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो होती है जो चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ दोनों साइन दिख रहे हैं ना, मतलब ये दोनों मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, यौगिक में टूटकर ऐसे बन सकते हैं, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। प्रश्न यहाँ बोला कि दिस इज ए इनवर्सिबल रिएक्शन, तो ये गलत हो जाएगा ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर उसने बोला द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो हाँ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तो बी ओनली बी इसका आंसर। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो इसका आंसर ओनली बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ था, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर स्थिति में फर से यू से टकराती है और उसी वेग से पुनः वापस उछल जाती है, चाल में होने वाले परिवर्तन। अगर वही वेग से उछल रही तो 0 चेंज आएगी उसकी चाल में। जिस वेलोसिटी से आई है उसी वेलोसिटी से जा रही है, समझ में आ रहा है। तो जो उसके वेलोसिटी में चेंज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन था कि चांदी का जो घनत्व है वो कुछ है कि 10.8×10⁻³ किलोग्राम मीटर की पावर -3 था। तो पानी का घनत्व दे के रखा है
1000 तो सभी जानते हैं पानी का घनत्व, तो चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होगा। तो चांदी का अपेक्षित घनत्व जब भी निकाला जाता है तो नीचे पानी का घनत्व लिया जाता है और ऊपर लिया जाता है जो भी वस्तु जिसके सापेक्ष हमको घनत्व निकालना हो, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10.8 आ जाएगा। ये पहला ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 17 नंबर का, कुछ ऐसा था कि ध्वनि की तरंग जो है वो कुछ ऐसी है, आवृत्ति पूछा है हमसे, है ना। आवृत्ति कितनी होगी, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है। आवृत्ति अपन होता है 1 समयांतर, मतलब 1/t होता है आवृत्ति। आप टी कहाँ से निकालोगे, तो यहाँ आपको एक चीज देके रखी, एक तरंग का ये वेग देके रखा है, गति। तो गति जो होती है ना वो उसको बोला जाता है दूरी बटे समय। तो यहाँ से आप टाइम निकालोगे, जो टाइम जो निकलेगा वो निकलेगा दूरी बटे गति, ठीक है। तो दूरी कितनी देके रखी थी, 1.5 सेंटीमीटर है, तो आप उसको मीटर में बदल लो, तो ये नीचे 100 कर दिया। और जो गति देके रखी थी वो कितनी देके रखी थी, 339 मीटर में। तो टी की वैल्यू आ गई। अब आवृत्ति करने में टी की वैल्यू जब रखूंगा मैं तो नीचे आ जाएगा 1.5 और ऊपर चला जाएगा 100 गुणित 339। और जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा यहाँ से, तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। देन इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 15 से काटता हूँ, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 छक्कन 90 और डबल जीरो, जिसका सी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो था वो ऐसा था कि 18वें नंबर का, ये जो है यहाँ पे देख लो, एक क्लियर हो गया। आवृत्ति पता होना चाहिए सबसे पहले आपको, आवृत्ति के बाद गति पता होना चाहिए। दो फार्मूले इस्तेमाल हुए, दो फार्मूले से सीधे आप इसका जो है आंसर सीधा निकाल सकते हो, क्लियर है। अगला क्वेश्चन था कि कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। कार्बन का परमाणु जो भार होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, लेकिन ये 2 है, ठीक है। तो ये होता है 12 और ये होता है 32, दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो वो हो जाएगा 44। सी इसका आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान। उसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए, सेम है अभी जो क्वेश्चन आया था, टाइम देकर रखा 8 मिनट। तो हमको पता है कि जो आवेश होता है वो होता है धारा गुणित समय, आवेश हो जाता है। धारा देकर रखी 0.5, समय देकर रखा है 8 और मिनट को सेकंड में बदल दिया मैंने। तो 8 छंग 48, 1 0 से तो ये पॉइंट हट गया पहले, तो 8 छंग 48 गुणित 5, 5 8 40, 5 चौक 20, 4 24, 240 कुल सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा था कि यहाँ हमको वेग दे के रखा है और एक 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक क्रिकेट गेंद को खिलाड़ी जो है वो द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल निकालना है हमें, जो खिलाड़ी है उसके द्वारा जो औसत बल लगा है वो हमको निकालना है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, बल का फार्मूला पता है, एक इक्वल एम ए, एम त्वरण मतलब वेग बटे समयांतर, द्रव्यमान देके रखा है 100 गुणित वेग कितना देकर रखा है 30, समय कितना देकर रखा है 0.05 सेकेंड। अरे 100 ग्राम में है ना, तो इसको मैं किलोग्राम बदलने के लिए 1000 का भाग दे दूंगा, क्लियर है। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ तो क्या आ रहा है मेरे सामने, पहले तो इससे ये गया और यहाँ पे 30 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 300/5, तो 5 × 30, 60 न्यूटन आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे बल लगा रहा है खिलाड़ी तो उसको रोक रहा है, तो जो त्वरण जो होगा ना, ये त्वरण नहीं होगा, ये मंदक होगा। जब भी कोई चीज़ की स्पीड बढ़ती है तो उसको त्वरण बोला जाता है, जब किसी स्पीड चाल में कमी आती है तो उसको मंदक बोला जाता है। तो यहाँ जो मंदक है ये माइनस में चलेगा, ये चीज़ है माइनस में आएंगी, तो -60 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा डी। ये इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा था कि जिस तरह बैरोमीटर का दाब से संबंध है उसी प्रकार सिस्मोग्राफ जो होता है उसका संबंध जो होता है वो भूकंप से होता है। तो ऐसी क्लियर है। अगला क्वेश्चन था कि स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से चलती है।
हाँ, इस दर से चलती है 3 मीटर की पावर -2 के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय में नाव के दौरान तय की कुल दूरी कितनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गति का दूसरा समीकरण इस्तेमाल करेंगे। गति का दूसरा समीकरण क्या है, s इक्वल ut अपॉन हाफ AT स्क्वायर। तो दूरी निकालना था हमको। तो प्रारंभिक वेग क्या है, इसने बोला स्थिर अवस्था शुरू करता है, मतलब उसका जो प्रारंभिक वेग था वो 0 था। अंतिम वेग जो था वो 3 मीटर, सॉरी त्वरण की वैल्यू है, ये तो इसकी यूनिट से दिख रहा है, त्वरण की वैल्यू है। और जो टाइम दे के रखा है वो कितना दे के रखा है, 8 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ देखो ये तो 0 हो गया। हाफ त्वरण दे के रखा है 3, टी दे के रखा था 8, 8 या टी 64 हो जाएगा। 8 गुणित 8 2 बार लिखेंगे। अब 2 से इसको 4 बार काटा, 4 3 12 और 12 8 96। ये पूछा दूरी है तो 96 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट याद रखिए, अगर उसने कुल दूरी पूछा तो मीटर में ही आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा सीधा सीधा इसका। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। सिंपल सा है, जो फोकस का जो वक्रता केंद्र होता है वो डबल फोकस होता है। हमको पता है कोई भी दर्पण हो या लेंस हो तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर लेते हैं। तो ये एफ होता है और ये सी होता है, सी इसको आर भी बोलते हैं। तो वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच में संबंध, तो ये त्रिज्या है आर, तो ये जो आर है ना ये बराबर है 2f है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कुछ ऐसा था कि एक हाउस होल्ड कि जो यहाँ पे 9 × 10⁸ है, ये एनर्जी है, इसको यूनिट में चेंज करना है। एनर्जी का मात्रक होता है जूल। ठीक है, जूल, इसको हमको करना था कायम कन्वर्ट यूनिट में। तो जूल जो होता है ये असल में है 9 × 10⁸ जूल, मतलब होता है वाट सेकेंड। तो इसको किलोवाट घंटा में बदलना है। तो मैं वाट को जब किलोवाट में बदलूंगा तो 1000 से भाग दे दूंगा, तो ये चेंज हो जाएगा केजी में, किलोवाट में। और सेकेंड को मैं घंटे में बदलूंगा तो मैं 2 बार क्या करूंगा, 2 बार 60 × 60 का कर दूंगा, मिनट में फिर घंटे में। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 1 2 5 जीरो काट दूंगा, तो मेरा सामने क्या चीज़ बचेगी, 9 × 3 जीरो बचेंगे। उसके बाद 5 कट गए तो 1 2 3 है ना, 5 कट गए और नीचे बचेगा 36, 6 × 6। तो मैं सबसे पहले अब 6 से काटूंगा तो 6 एकम 6, 6 पंच 30 और डबल जीरो। फिर इस 6 से काटूंगा तो 6 दूनी 12, 6 पंच 30 और 0, 250 यूनिट्स आंसर आ जाएगा ना, ए इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन और एक देख लेते हैं। कुछ ऐसा है कि एक कार जो है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक यहाँ त्वरण दे के रखा है, कितना, एक टाइम दे के रखा है 2 मिनट, मतलब कि इतने सेकंड हो गया। स्पीड निकालना है। तो स्पीड का फार्मूला क्या क्या होता है, स्पीड मतलब उसने वेग पूछा है, असल में वेग वजह से होता है दूरी बटे समय। तो फाइंड द स्पीड, उसने स्पीड पूछा है। तो एक और एक चीज बता रहा आपको कि जो फार्मूला होता है त्वरण बराबर से होता है वेग बटे समय। तो त्वरण दे के रखा है हमको 1 और वेग दे के रखा है हमारा, वेग हमको निकालना है, और टाइम दे के रखा है हमको कितना, 120 सेकेंड है ना। तो 120 इस साइड में आ जाएगा, तो 120 सेकेंड। और आखिरी में स्पीड पूछा है तो स्पीड का मात्रक ये होता है ना, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये आंसर हो जाएगा 120। तो इस प्रकार 25 क्वेश्चन हो गए पार्ट बी की कंप्लीट। अगला जो आएगा पार्ट 3, उसमें आएंगे 25 क्वेश्चन, फिर जो कुछ बचे रहेंगे क्वेश्चन वो सीरीज में 25 क्वेश्चन फिर होंगे। तो मिलते हैं अगले सेट में, गुड लक।